चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जनरली पैरिटी बिट जनरेटर और डिटेक्टर के बारे में बात करते हैं। हमने तो आप सभी लोगों को याद हो कि हम लोगों ने दो लॉजिक गेट्स पढ़े थे, जिसको हम लोगों ने मिसलेनियस लॉजिक गेट्स ही बोला था और कंप्यूटेशनल लॉजिक गेट्स ही बोला था, दैट इज XOR और XNOR। बेसिकली पैरिटी बिट जनरेटर और पैरिटी बिट डिटेक्टर का मतलब ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बता देता हूँ मैं आपको। पैरिटी बिट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई भी एक एन बिट का कोड दिया, ठीक है, मैंने आपको एक एन बिट का कोड दिया, तो वो जनरली उसमें ये काउंट बताता है कि इसमें नंबर ऑफ वंस या जीरोस ऑड है या इवन है, ठीक है, ऑड है या इवन है। अब जनरली ये ऑड है या इवन है, कोई भी डिजिटल सर्किट आपको किस फॉर्म में बताएगा। डिजिटल सर्किट के पास में तो दो ही आउटपुट होते हैं, एक जीरो और एक वन। जीरो है तो फॉल्स है और वन है तो ट्रू है, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ रही है इतनी बात। चलो, तो अगर मैं ये बोलता हूं कि सर दिस इज इवन पैरिटी बिट डिटेक्टर, इसका मतलब क्या है, देखो सभी लोग समझो ध्यान से। इसका मतलब ये है कि आपने अपने सिस्टम में एक कोड दिया हुआ है जो कि n बिट का है। अगर इसके अंदर, इस n बिट के कोड के अंदर, अगर नंबर ऑफ वंस अगर इवन होंगे, ये एवरी लिख दिया मैंने, दिस इज नॉट एवरी, दिस इवन, दिस इज इवन। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो ये आउटपुट वन देगा, और अगर नंबर ऑफ वंस इसके अंदर ऑड है तो ये आउटपुट जीरो देगा। मतलब आउटपुट वन मतलब ट्रू और आउटपुट जीरो मतलब फॉल्स। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो इसका मतलब ये है, मतलब ये सर इवन पैरिटी डिटेक्टर का मतलब ये है कि ये सर्किट डिटेक्ट करेगा, बेसिकली ये डिटेक्ट करेगा कि आपके कोड में नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर आप लोग पॉजिटिव लॉजिक यूज कर रहे हैं तो ये वन को डिटेक्ट करेगा, और वन को डिटेक्ट करने के बाद में अगर वैल्यू ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट वन देगा, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो आउटपुट की वैल्यू जीरो देगा। अगर आप नेगेटिव लॉजिक यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव लॉजिक में वो बेसिकली अगर ट्रू है तो आउटपुट जीरो देगा, फॉल्स है तो वन देगा, सॉरी ट्रू है तो जीरो देगा और फॉल्स है तो वन देगा। ये तो पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि सब उसमें जनरली क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो डिटेक्टर का मतलब समझ में आया। नाउ सर व्हाट इज ऑड पैरिटी बिट जनरेटर। मैं अब जनरेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। चलो इवन का एग्जांपल है तो इवन से समझा दो। व्हाट इज इवन पैरिटी बिट जनरेटर। इवन पैरिटी बिट जनरेटर, व्हाट डू यू मीन बाय इवन पैरिटी बिट जनरेटर। इवन पैरिटी बिट जनरेटर का मतलब ये है कि इसमें आपने कोई एक नंबर ऑफ बिट्स दी, फॉर एग्जांपल मैंने n नंबर ऑफ बिट्स मानी। अगर उसके अंदर दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसके अंदर इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट हो ऑलरेडी, या उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट हो ऑलरेडी। बात सभी को समझ में आ रही है। या तो उसके अंदर इवन नंबर ऑफ वंस हो या उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस हो। अगर उसके अंदर इवन नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो ये आउटपुट की वैल्यू जीरो देगा, और अगर उसके अंदर और नंबर वंस हैं तो ये इसकी वैल्यू आउटपुट वन देगा। अब समझो इसका मतलब क्या है कि अगर इवन पैरिटी बिट जनरेटर है, अगर इवन पैरिटी बिट जनरेटर है मतलब ये जनरेट करेगा उस आपके कोड के अंदर इवन नंबर ऑफ वंस। तो अगर आपने कोई एक नंबर ऑफ आपने कोड दिया जिसके अंदर ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस अगर इवन है, तो अगर एक और वन जोड़ देगा तो ऑड हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर एक और वन जोड़ देगा तो ऑड हो जाएगा, तो फिर वो इवन ही रह जाएगा, ऑड हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, इवन पैरिटी बिट जनरेटर, मतलब इसको टोटल नंबर ऑफ बिट्स बेसिकली क्या करनी है, इवन करनी है। इसी तरीके से अगर किसी के अंदर और नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट हैं, और लेकिन ये क्या कर रहा है, इवन पैरिटी बिट जनरेटर कर रहा है, तो उसके अगर नंबर ऑफ वंस मैं कहूं कि अगर 5 है ऑलरेडी, तो मतलब और नंबर वंस 5 है, अगर वो एक आउटपुट की वैल्यू 1 दे देगा तो टोटल कितनी हुई, 6। तो क्या हो जाएगा, इवन पैरिटी बिट हो जाएंगी। तो इवन पैरिटी बिट जनरेटर और डिटेक्टर का मतलब ये होता है। तो क्या होता है
कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में मैं बोलूं कि 4 बिट का कोड्स है, 4 बिट्स का कोड है, तो 4 बिट होंगी। इन ये 4 बिट तो उसकी ओरिजिनल बिट है, और एक एक्स्ट्रा में बिट और होती है, दिस बिट इज कॉल्ड एज पैरिटी बिट। वो सर्किट के हिसाब से उसमें 1 और 0 लग जाती हैं। तो अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल बोलूं माय एप्लीकेशन इज ऑड पैरिटी बिट जनरेटर, और मैंने आपसे ये कहा कि मैंने आपको ये 4 बिट का कोड दिया, जो कोड की वैल्यू है 0 1 1 1, ये तो उसका ओरिजिनल कोड है। तो ये जो पैरिटी बिट होगी, यहाँ वैल्यू क्या आनी चाहिए, जरा बताओ मुझे एनीवन कमेंट में, 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन। सर यहाँ पे पैरिटी बिट की वैल्यू 0 आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए? सर इसको और पैरिटी, बेटा कमेंट सेक्शन बताओ बेटा, इसको और पैरिटी बिट, इसको और पैरिटी बिट बनाना है। ऑलरेडी कितनी बिट्स है? 3 है। जनरेट, देखो लास्ट का नाम देखो, जनरेट करना है, लास्ट को देखो ध्यान से, जनरेट करना है। तो ऑलरेडी और है, तो यहाँ पे 0 आएगा या 1 आएगा? 0 आएगा, क्योंकि अगर एक और 1 यहाँ आ जाता तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएगी? 4, वो तो इवन हो गया ना। अश्विन बेटा क्लियर हुआ? यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, क्योंकि 0 आएगा तभी ये ऑड पैरिटी बिट बनेगा, अदरवाइज तो ये क्या हो जाएगा? अदरवाइज तो ये, अगर यहाँ मैंने 1 पुट कर दिया तो ये कितने हो गए? 4 हो गए, तो इवन पैरिटी बिट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, दिस इज ऑड पैरिटी बिट डिटेक्टर। अगर ये ऑड पैरिटी बिट डिटेक्टर है और कोड सेम है 0 1 1 1, तो ये पैरिटी बिट पे 0 आएगा या 1 आएगा? दिस इज डिटेक्टर, दिस इज नॉट जनरेटर, तो पैरिटी बिट पे क्या आएगा बताओ सभी लोग जल्दी से, 0 या 1? सभी लोग 0 या 1? 1। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिकॉज दिस इज डिटेक्टर, ये डिटेक्ट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, उसके हिसाब से ये आंसर देगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर लॉजिक तो समझ में आ गया, व्हाट इज पैरिटी बिट डिटेक्टर एंड व्हाट इज पैरिटी बिट जनरेटर। अब इनको हम डिजाइन कैसे करें? डिजाइनिंग ऑफ पैरिटी बिट डिटेक्टर एंड जनरेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ऑड पैरिटी बिट डिटेक्टर बनाना है, तो कौन सा मैं लॉजिक यूज कर सकता हूं? एक्सॉर। सब लोग ध्यान से देखो सर, ऑड पैरिटी बिट डिटेक्टर अगर मुझे बनाना है, एक्सॉर, तो एक्सॉर बन सकता है। क्यों? क्योंकि सर अगर नंबर ऑफ वंस, मेरे लॉजिक एक्सॉर ऑपरेशन के लिए, एक्सॉर ऑपरेशन पे ध्यान करो, मैंने जो डेफिनेशन बताई थी आपको, क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने, कि नंबर ऑफ वंस अगर मेरे इनपुट कॉम्बिनेशन में अगर ऑड है, तो उसकी आउटपुट वैल्यू क्या होगी एक्सॉर की? या 1 आएगी। ये याद है या नहीं? यस और नो? कमेंट सेक्शन सभी लोग बताओ, ये सभी चीज याद है कि नहीं? मैंने एक्सॉर एक्सनॉर की डेफिनेशन बताई थी, एक्सॉर की डेफिनेशन क्या बताई थी? कि नंबर ऑफ वंस, इफ नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इन इनपुट कॉम्बिनेशन इज ऑड, then the value, then the output of XOR operation is 1। तो ये बताओ, ये XOR odd parity bit detector बनाएगा या even parity bit detector बनाएगा? odd parity bit detector बनाएगा। अगर जनरेटर के बारे में मैं बात करूं, तो ये odd parity bit generator बनाएगा या even parity bit generator बनाएगा? सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन लिख के बताओ। अगर जनरेटर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो ये odd parity bit generator बनाएगा या even parity bit? कमेंट सेक्शन में even। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड बेटा, सभी लोगों को ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज बेटा क्लियर है, तो इतना ही होता है पैरिटी बिट डिटेक्टर में, पैरिटी बिट जनरेटर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से एक्स नॉर के लिए, एक्स नॉर क्या बनाएगा? कौन सा डिटेक्टर बनाएगा और कौन सा जनरेटर बनाएगा? सर एक्स नॉर में तो दिक्कत हो जाती है सर,
एक्सनॉर के लिए सर नंबर ऑफ इनपुट्स पहले बताने पड़ेंगे। नंबर ऑफ इनपुट्स अगर ऑड है या इवन है, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स अगर ऑड हैं तो सर एक्सऑर और एक्सनॉर सेम हो जाता है। अगर एक्सनॉर नंबर ऑफ अगर वो इवन है तो, या लिख देता हूं, ये सभी को याद है कि नहीं याद है? इफ नंबर ऑफ इनपुट्स, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स, जस्ट वेट अ मिनट, है ना बेटा, एक मिनट रुकना थोड़ा। हाँ, तो ये सभी को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैंने बताया था कि एक्स नॉर के लिए नंबर ऑफ इनपुट्स इवन है या ऑड है तो कैसे करेंगे। नंबर ऑफ इनपुट्स अगर इवन है तो एक्सॉर और एक्सनॉर का ऑपरेशन सेम होता है या अपोजिट होता है? बताओ यार कमेंट सेक्शन में। अगर नंबर ऑफ इनपुट्स इक्वल टू इवन है तो एक्सॉर एक्सनॉर अपोजिट होंगे या सेम होंगे? ये आवाज आ रही है सभी को? सेम होंगे। नवनीत सोच लो बेटा, नंबर ऑफ इनपुट्स अगर इवन है, सेम या अपोजिट? सोच लो। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि अगर इवन होंगे तो फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। यस, यस प्रबल, यस आकाश, यस नवनीत, बिल्कुल सही बेटा। अरे ऐसे याद रखा करो यार कि नॉर्मली एक्सोर एक्सनोर हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स 2 के लिए, और अगर नंबर ऑफ इनपुट 2 है तो ए एक्सोर और एक्सनोर का ऑपरेशन अपोजिट आता है, तो इसका मतलब ये कि इवन है तो अपोजिट कॉम्प्लीमेंट, और अगर ऑड है तो सेम। तो नंबर ऑफ इनपुट्स अगर इवन है तो अपोजिट नेचर होगा। यस, तो ये अगर ऑड पैरिटी बिट डिटेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इवन पैरिटी बिट डिटेक्टर। एंड व्हाट इज दिस? ऑड पैरिटी बिट जनरेटर। ये चीज सभी को क्लियर हो गई? अगर नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है? इवन। नंबर ऑफ इनपुट्स अगर ऑड है तो क्या एक्सॉर और एक्सनोर का ऑपरेशन क्या सेम होगा? यस, नंबर ऑफ इनपुट्स अगर अगर मेरे क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स अगर मेरे ऑड हैं तो डिटेक्टर जनरेटर एक्सॉर एक्सनोर के लिए सेम बनेगा। तो फिर क्या करें सर? ये करिए कि अगर नंबर ऑफ इनपुट्स आपके अगर ऑड हैं तो अगर आपको इवन पैरिटी बिट जनरेटर एंड odd, sorry, even parity bit detector and odd parity bit जनरेटर अगर बनाना है तो इवन पैरिटी बिट डिटेक्टर, तो क्या करिए, एक्सॉर के आगे नॉट लगा दीजिए। एक्सॉर फॉलोड बाई, क्योंकि हमें एक्सॉर से उल्टा ऑपरेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक्सॉर के आगे नॉट लगाना पड़ेगा। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? ये तीनों कंडीशंस क्लियर हो गई? आप जाके किताबों में जाके देखेंगे या आप किसी और वीडियोस में या कहीं भी जाके देखोगे बेटा तो लोग कंफ्यूज कर देंगे। वो सिर्फ इतनी बात बताएंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स इवन वाली बात नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको एक्सनोर के बारे में इतना नहीं पता है। वो उन्होंने एक्सनोर की उनकी डेफिनेशन सिर्फ नंबर ऑफ इनपुट्स 2 तक ही सीमित है। 3, 4, 5, 6 के बारे में वो लोग जानते ही नहीं है, तो वो बताएंगे क्या? दिस थिंग इज क्लियर बेटा? इसीलिए कि हमेशा एक रेफरेंस बुक से पढ़ना चाहिए, अभी छोटे मोटे ये लोकल ऑथर की बुक से नहीं पढ़ना चाहिए। बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? पहले मुझे ये सभी लोग बताओ कि ये चीज क्लियर है या नहीं है? ये तीनों केसेस क्लियर है सभी को या डाउट है? पूछो, जो भी है पूछो। क्लियर है? चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द पैरिटी बिट डिटेक्टर एंड जनरेटर। बेसिक लॉजिक पूछा जाता है इसमें, बस ये ध्यान रखो पैरिटी बिट जो होती है, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स अगर 4 हैं तो इनमें से कोई पैरिटी बिट नहीं होगी, ये अलग से एक पैरिटी बिट लगाई जाती है। ठीक है? जनरली इसका कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इसके लिए यूज करते हैं, एरर फाइंड आउट करने के लिए कि कहीं हमारे जो हमने डिजिटल कोड भेजा है उसमें कोई एरर तो नहीं है।
बात सभी को क्लियर है ना बेटा? चलो, आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। बेटा हम लोगों ने बहुत सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़े इन सारी चीजों में। There is one combinational circuit remaining, that is one I've already told you that look ahead carry adder circuit. So we will discuss in that YouTube video. हम YouTube video में उसको lecture को upload कर दूँगा. Now after that we will start our new unit number 3. आप लोग अपना रिवीजन करके रखिएगा। कभी भी मैं थर्ड यूनिट सेकंड यूनिट का मैं टेस्ट बता दूंगा कि कब कि हमारा टेस्ट कब होगा। नेक्स्ट वीक में कभी रखेंगे टेस्ट हम लोग, है ना? जिस तरह से हम लोग का फर्स्ट यूनिट का टेस्ट हुआ था उसी तरीके से हम लोग सेकंड यूनिट का भी टेस्ट रखेंगे। दिस इज यूनिट नंबर 3, सिक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, सभी को बेटा यहाँ तक क्लियर है? किसी को एनीवन हैविंग डाउट? किसी का कोई डाउट? कोई किसी का डाउट अभी तक वो तो बेटा बताओ मुझे। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग अपना माइक ऑन करो, मुझसे डाउट पूछो अपना। अदरवाइज वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 3, दैट इज सिक्वेंशियल सर्किट। यस और नो तो करो, डाउट है तो पूछो। मुझे आवाज नियति बेटा कुछ बोल रहे हो क्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारा माइक शायद ऑफ है। नो सर। ओके 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 ओके, ठीक है। मैं एक बार सेकेंड यूनिट भी मैं एक बार आप लोगों को सिलेबस भी चेक कर ले रहा हूँ। एक बार देख लेते हैं सिलेबस में कि ऐसी कोई चीज है सेकेंड यूनिट छूट रही हो तो फिर अपन उसको भी डिस्कस कर लेंगे पहले। अदरवाइज आई विल स्टार्ट यूनिट नंबर 3, आरजीबी सिलेबस। आरजीबी सिलेबस तुम लोग का बीटा है ना? कि बीटा क्या तुम लोगों का? बीटा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, है ना, इसके वजह से सभी लोगों को दिखाई दे। सभी लोगों को सिलेबस दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा ना स्क्रीन पर? कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स में हम लोगों ने ये हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, पैरेलल बाइनरी एडर, पैरेलल बाइनरी सब्ट्रैक्टर, ये मैंने बताया था। ध्यान करो आप लोगों को, दोनों सर्किट जो होते हैं जिसमें हमारे दोनों चीजें बन जाती हैं, ध्यान करो सभी लोग। पैरेलल बाइनरी एडर में मैंने आप लोग को बताया था कि जिसमें एक तरह के वो मतलब एक्चुअली जिसमें मैंने बताया था कि एक नैंड गेट या एंड गेट की मदद से मैंने आप लोग को बताया था कि एडर भी बन जाएगा, सब्ट्रैक्टर भी बन जाएगा। ध्यान करो सभी लोग, मैंने बनाया था, मैंने एक सर्किट, एक कंबाइंड सर्किट बनाया था उसका। फास्ट एडर वाला बेटा ये दिस इज कैरी लुक अहेड एडर, ये मैं आप लोग को यूट्यूब वीडियो अपलोड करूंगा। सीरियल एडर और सब्ट्रैक्टर में जनरली सीरियल एडर और सब्ट्रैक्टर में क्या होता है कि एक आप लोग का रजिस्टर लगता है, मेमोरी एलिमेंट लगता है। तो जब तक आप लोगों को ये सिक्वेंशियल सर्किट समझ में नहीं आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये बीसीडी एडर, बाइनरी मल्टीप्लायर, बाइनरी डिवाइडर, ये क्या चीज होती है बता दूंगा, बहुत इजी चीज होती है। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, पैरिटी चेकर। पैरिटी चेकर ये जो हम लोगों ने आज देखा है ना, पैरिटी बिट चेकर मतलब होता है डिटेक्टर, ठीक है। पैरिटी बिट चेकर और पैरिटी बिट जनरेटर हमने ये ऑलरेडी कवर कर लिया है। कोड कन्वर्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये 2-2 मिनट के 3-3 मिनट का ये टॉपिक है, पैरिटी बिट, बाइनरी मल्टीप्लायर और ये बाइनरी डिवाइडर। अब बाइनरी डिवाइडर को तो बेसिकली क्या करते हैं ये लोग, एक्चुअली करते क्या है कि जो कोई भी किताब इन्होंने उठाई उस किताब का पूरा इंडेक्स उन्होंने कॉपी कर मारा और वही उन्होंने इसको सिलेबस बना दिया। बाइनरी डिवाइडर को आप जनरली फॉर्म नहीं कर सकते, उसका रीजन है क्योंकि उसके लिए केसेस क्या होते हैं कि 2 केसेस के लिए तो वैलिड ही नहीं होता। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे पास 2 नंबर हैं, दिस इज 0 0,
0 1 1 0 और 1 1। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसको 0 डिवाइड बाई 0 करूं या फिर 1 डिवाइड बाई मैं 0 करूं, इज इट पॉसिबल? ये दो केसेस पॉसिबल नहीं होते, तो यहाँ पर डोंट केयर आ जाता है, सिर्फ ये दो केसेस पॉसिबल होते हैं वहां पर। इसलिए बाइनरी डिवाइडर को जनरली हम लोग नहीं पढ़ते, ना गेट में पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ते हैं। बाइनरी मल्टीप्लायर बनाना मैं तुम्हें बता देता हूँ, बाइनरी मल्टीप्लायर किस तरीके से बनेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, सर हाँ ये थी, सर एक डाउट है। हाँ बेटा पूछो पूछो। सर आपने बोला कि अगर नंबर ऑफ इनपुट इवन है हाँ तो हाँ, एक्सनॉर इवन प्रायोरिटी बिट डिटेक्टर होगा, है ना? एक्सनोर क्या होगा? इवन पैरिटी पैरिटी बिट बिट। डिटेक्टर। हाँ बेटा, लेकिन अगर नंबर ऑफ इनपुट ऑड होगा तो हाँ एक्सनॉर हाँ, में नॉट लग जाएगा और वो इवन पैरिटी बिट डिटेक्टर और ऑड पैरिटी बिट जनरेटर हो जाएगा। बिल्कुल बेटा। तो तो क्या ये डाउट वाला है? सर मैं बता ऑड वाले पार्ट में समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ बेटा, एक मिनट देखो, ध्यान से देखो कि देखो एक्चुअली क्या है। अगर तुमने ये चीज समझ ली है कि एक्सॉर के लिए, देखो ये ध्यान से, एक्सॉर के लिए पहले सभी लोग ध्यान से देखो, वेयर इज एक्सॉर, दिस इज एक्सॉर। ये देखो ये चीज समझ में आ गई कि एक्सॉर के लिए ऑड पैरिटी डिटेक्टर बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए क्या होना चाहिए, अगर नंबर ऑफ वंस मेरे ऑड है तो मेरा आउटपुट 1 होना चाहिए, अदरवाइज 0 होना चाहिए। बट अगर नंबर ऑफ, देखो अगर तुम लोग ऑड पैरिटी बिट डिटेक्टर और इवन पैरिटी बिट जनरेटर बना रहे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक्सॉर चाहे उसी के लिए भी हो, चाहे नंबर ऑफ इनपुट्स इवन हो, चाहे नंबर ऑफ इवंस नंबर ऑफ तुम्हारे क्या कहते हैं वंस अगर ऑड हो, उससे तो कोई नहीं, एक्सॉर तो सभी के लिए काम करेगा। एक्सनॉर में दिक्कत है, मतलब किसमें दिक्कत है? इवन पैरिटी बिट डिटेक्टर में और ऑड पैरिटी बिट जनरेटर में सिर्फ दिक्कत है। अब ध्यान से देखो तुम कि सर अगर नंबर ऑफ, क्योंकि अब हमें एक्सॉर से हमें जस्ट अपोजिट हमें रिलेशन चाहिए, तो अगर हमें जस्ट इनपुट, अगर हमें जस्ट अपोजिट रिलेशन चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए होना ये चाहिए कि जहां पे एक्सॉर की वैल्यू 1 आ रही है वहां पे अब 0 आनी चाहिए, और जहां पे एक्सॉर की वैल्यू 0 थी वहां पे 1 आनी चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ इनपुट्स अगर इवन है तो एक्सॉर और एक्सनॉर क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होती है, तो ये काम कर जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ इनपुट्स अगर ऑड है तो ये एक्सॉर और एक्सनॉर सेम होता है, तो ये एक्सनॉर तुम्हारा इवन पैरिटी बिट डिटेक्टर और ऑड पैरिटी बिट जनरेटर नहीं बना पाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उसके लिए नंबर ऑफ इनपुट्स अगर ऑड है और मुझे एक्सॉर के जस्ट अपोजिट चाहिए, तो तुम्हें पता है कि एक्स और एक्सनॉर तो सेम हो जाते हैं, फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि एक्सॉर को लूं और उसके आगे नॉट लगा दूं, नॉट गेट लगा दूं, तो क्या होगा कि जहां पे 1 था वहां 0 हो जाएगा, जहां पे 0 था वहां 1 हो जाएगा। तो मुझे एक्सॉर के ऑपरेशन के जस्ट अपोजिट मुझे ऑपरेशन मिल जाएगा, और जस्ट अपोजिट ऑपरेशन मिल जाएगा तो मुझे यहाँ पे ऑड की जगह इवन आ जाएगा, इवन की जगह ऑड आ जाएगा, ये इवन पैरिटी बिट डिटेक्टर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑड पैरिटी बिट जनरेटर बन जाएगा। ये इज दिस क्लियर और नॉट? बात समझ में यस आई? यस यस, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके बेटा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सिलेबस, हमारे सिलेबस में हमारा ये बाइनरी मल्टीप्लायर, बस बाइनरी मल्टीप्लायर रह गया और एक बीसीडी एडर रह गया। बीसीडी एडर में बता दूंगा क्या करना पड़ता है उसमें। कि देखो ध्यान से कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास में 2 बिट का बाइनरी मल्टीप्लायर है, किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को बनाने की बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरे पास दो नंबर है, एक ए है और एक बी है, ठीक है? ध्यान से देखो सभी लोग, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर सर आ जाएगा A1 A0, यहाँ पे क्या आ जाएगा? B1 B0। ये मेरे 4 इनपुट्स हो गए। अब तुम मुझे बताओ कि आउटपुट में कितने लूं, कितने कम से कम कितने आउटपुट में लूं कि मेरा काम बन जाए? सर मैक्सिमम नंबर A1 A0 और B1 B0 के लिए क्या हो सकता है? एक बार मैं पहले चैट ऑन कर लूं, तुम लोग आंसर कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मुझे बताओ कि कितने कम से कम आउटपुट चाहिए तुम लोगों को? एनीवन? कितने आउटपुट चाहिए होंगे मुझे? सर नहीं समझ में आ रहा सर, हमको समझ में नहीं आ रहा सर। 1 बेटा, 2 बिट के लिए मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? 1 1, दोनों 1 1, इससे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शन तो कुछ नहीं हो सकता है। इनका ऐड कितना आएगा? दिस इज 3 और दिस इज 3, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। 9 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1001। मतलब सर ये कि आपको मैक्सिमम 9 नंबर चाहिए, 9 से बड़ा आपको प्रोडक्ट करके या मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, 4 आउटपुट मान लो, Y3 Y2 Y1 Y0। इसमें 4 केसेस है, 4 केसेस के लिए पॉसिबल कंडीशंस कितनी हो जाएंगी? 16, 0 0 0 0 0 0 0 1, 16 कंडीशंस बना लो इस तरीके से 1 1 1 1 तक। उसके हिसाब से जो जो आपका आउटपुट आएगा वो आउटपुट अब यहाँ लिख लो, सबके आउटपुट लिख लिया आपने। उसके बाद में कितने आउटपुट है? 4 आउटपुट है, Y3 Y2 Y1 Y0। Y3 के लिए के मैप बनाओ, उसको एक्सप्रेशन मिनिमाइज करो,
y2 के लिए के मैप बनाओ, उसको मिनिमाइज करो, y1 के लिए के मैप बनाओ, उसको मिनिमाइज करो, y0 के लिए के मैप बनाओ, उसको मिनिमाइज करो। एक्सप्रेशन आ गए। एक्सप्रेशन बनाने के बाद में बेसिकली आप क्या करो, उसका जनरली आप एक लॉजिक गेट्स की मदद से उसका आप लॉजिक डिजाइन बना लो। दिस थिंग इज क्लियर और नॉट बेटा? तो बेटा मेरा पर्पस ये है कि मैंने तुमको कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो क्रस्ट है, जो बेसिक डिजाइन है, बेसिक डिजाइन बनाने का तरीका है, वो मैंने तुमको समझा दिया। अब कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट अगर आता है तो तुम्हारे दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बीसीडी एडर के बारे में बात करूं तो बीसीडी एडर में तुम सोचो कि क्या दिक्कत हो सकती है। कोई भी बीसीडी अगर मैं एडर बनाना चाहता हूं तो तुम्हारे हिसाब से बताओ क्या दिक्कत होनी चाहिए। सर दिक्कत मेरे साथ में ये होनी चाहिए कि मैंने अगर दो बीसीडी डिजिट है मेरे, वन वन बिट, एक एक नंबर, एक बीसीडी डिजिट है और एक बीसीडी डिजिट है, उनका सर अगर मैं एडिशन कर रहा हूं तो एडिशन 9 आना चाहिए। अगर 9 से ज्यादा आ गया तो मुझे +6 का एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि बीसीडी के अंदर 9 के बाद कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। 10 के लिए क्या करते हैं, अगर मेरा टोटल एडिशन अगर 10 आ गया तो क्या होगा, 4 बिट इसके लिए चाहिए, 4 बिट इसके लिए चाहिए। सोचना जरा पहले जाके घर पे जाके, तो उसके बाद फिर मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा कि बीसीडी एडर कैसे बनेगा। क्लियर फॉर एवरीवन और नॉट? ये बात समझ में आ रही है? कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट किस तरीके से डिजाइन होता है कि आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को एग्जामिन करो, ट्रुथ टेबल बनाओ, नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स और आउटपुट चेक करो ट्रुथ टेबल बनाने से पहले। जैसे ही आपके नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स और आउटपुट्स आपके डिसाइड हो जाएं, उसके बाद आप क्या करें, आप ट्रुथ टेबल बनाएं। ट्रुथ टेबल के बाद में आप पॉसिबल कीमैप्स बनाएं, उनको जो भी आउटपुट्स हैं उनके एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके निकालें और फिर बेसिक लॉजिक डिजाइन बना दें। ये चीज सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले मुझे ये बताओ, ये मल्टीप्लायर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे कुछ तो कमेंट में सेक्शन में यस नो करो। अगर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है मल्टीप्लायर, तो मुझे बताओ, मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी आपको। बस 3 ही लोगों को क्लियर है, बाकी सारे कहाँ गए? 3-4 लोगों को क्लियर है? हाँ करो ना, तो बेटा बोलो ना, बोलोगे नहीं तो फिर कैसे बता, तो कैसे फिर अपना कंफ्यूजन दूर होगा? और ये 5 लोग ही है क्लास में, बाकी लोग कहाँ है? मुझे यहाँ तो 40 लोग दिखाई दे रहे हैं, 38 लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या ज्वाइन करके तुरंत चले जाते हैं क्या बाकी सारे लोग, या फोन छोड़ के भाग जाते हैं? हाँ ठीक, तो कमेंट्स में जब मैं बोलूँ कि कमेंट आप करो तो चैट पे कमेंट किया करो, जिससे कि मुझे ये समझ में आए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 5-6 लोग मुझे बता रहे हैं उनको नहीं समझ में आया, अभी मैं आगे बढ़ जाता। देखो बेटा, मल्टीप्लायर बीसीडी एडर तो मैं होमवर्क अभी दे रहा हूँ सोचने के लिए, सोचो कि कैसे बनेगा। मैं मल्टीप्लायर बता रहा हूँ बेटा, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर सर्किट है तो उसको बनाने का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे ये कहा कि दिस इज 2 बिट मल्टीप्लायर, तो पहले अपनी प्रॉब्लम को एग्जामिन करो कि 2 बिट मल्टीप्लायर मतलब क्या हो सकता है। 2 बिट मल्टीप्लायर का मतलब सर ये है कि दो, जो भी मल्टीप्लाई होती है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 आपके पास में नंबर है और ये बाइनरी मल्टीप्लायर है, तो इसमें डिजिट्स कैसी होंगी, बिट्स कैसी होंगी, वो बिट्स होंगी एक्चुअली। तो सर 2 अगर मेरे पास में इनपुट है, अगर ए और बी, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, और ये कितने कितने बिट होने चाहिए, 2 बिट होने चाहिए, तो दिस इज A1 A0, दिस इज B1 B0। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई होगा तो इनपुट आपके डिसाइड होगा कितने इनपुट होंगे, क्योंकि 2 बिट के 4 इनपुट्स होंगे। आउटपुट कितने हो सकते हैं, सर मुझे पता है कि बाइनरी में इसका मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या है, 1 1, इसका मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या है, 1 1, तो ये कितना होता है 3, दिस इज आल्सो 3। इनका मैक्सिमम मल्टीप्लाई हो सकता है 9, और 9 को कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10001। तो मतलब मैक्सिमम पॉसिबल जो मल्टीप्लाई होके आएगा दैट इज 9। अब ये 9 मैक्सिमम मल्टीप्लाई अगर होके आएगा तो आपको ये बात पता है कि सर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ बिट्स कितने लगेंगे, 4। तो आउटपुट्स आपके कितने आ गए, 4। मैं मान लिया y3 y2 y1 y0। तो मेरे मैक्सिमम, मेरे पॉसिबल आउटपुट्स कितने आ गए, 4। मेरे पॉसिबल इनपुट्स कितने हो गए, 4। अब तुरंत इसके ट्रुथ टेबल बना लो, जैसे हम हमेशा आज तक बना के हर कॉम्बिनेशन सर्किट में हमने ये बनाया है। यहाँ सारे इनपुट्स आ जाएंगे, दिस इज B1 B0 A1 A0। यहाँ सारे पॉसिबल्स क्या आ जाएंगे, यहाँ सारे आउटपुट्स आ जाएंगे, y3 y2 y1 y0, दिस इज 0 0 0 0। ये से आप लेके देखोगे सारे, यहाँ सारे कितने आ जाएंगे, 1 1 1 1। अब ये 0 0 का 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0। फिर अगला क्या आएगा, 0 0 0 1, 0 0 का 0 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0 0। इसी तरीके से आप पूरी टेबल बनाओगे। टेबल बनाने के लिए y3 के लिए के मैप बनेगा, y2 के लिए के मैप बनेगा, y1 के लिए के मैप बनेगा, y0 के लिए के मैप बनेगा। के मैप के बाद y3 का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, y2 का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, y1 का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, y0 का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, और एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करो, सॉल्व करो। 2
दिस थिंग इज क्लियर? सभी लोग को ये चीज क्लियर हो गई? कमेंट सेक्शन में बोलो, लिखो लिखो, हाथ दिए भगवान ने, लिखो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं है? यस यस यस, ठीक है, सभी को ये चीज क्लियर है? चलो, होमवर्क ये है कि बीसीडी एडर के बारे में जरा सोचना कि बीसीडी एडर में क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है बीसीडी एडर में, जो मुझे सोचना है, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही कि बीसीडी एडर कैसा बनेगा। सिलेबस मैंने इसीलिए खोला, मैं ऐसे ही 30 मिनट शुरू नहीं कर देता बिना सिलेबस खोले। पहले मैं सिलेबस खोला, मैंने सिलेबस में चेक किया कि ये टॉपिक बचा हुआ है तो मैं उस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा, दिस इज माय ड्यूटी। बट आप अपना एक बार दिमाग लगाना कि बीसीडी एडर किस तरीके से बन सकता है, ठीक है? नाउ अभी टाइम है हमारे पास में, तो अभी हम थर्ड यूनिट के बारे में थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज इन द थर्ड यूनिट, ठीक है? यूनिट थर्ड, दिस इज सिक्वेंशियल सर्किट्स। मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं। यस, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज योर बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक एसआर, जेके, मास्टर स्लेव, जेके फ्लिप फ्लॉप, एस ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, एफएसएम पढ़ेंगे हम लोग, डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस एफएसएम देखेंगे, एल्गोरिथम देखेंगे, स्टेट मशीन चार्ट देखेंगे, पल्स ट्रेन जनरेटर देखेंगे, स्यूडो रैंडम बाइनरी सीक्वेंस जनरेटर के बारे में हम लोग देखेंगे, और हम लोग क्लॉक जनरेटर के बारे में देखेंगे, ठीक है? ये देखेंगे सिलेबस इन लोगों ने ज्यादा। सर एक बार ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए 4 बिट पैरेलल एडर एंड 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर। यार शिवम मेरी लास्ट क्लास बेटा एक बार देखना यार, ऑलरेडी मैं पैरेलल एडर बताया हुआ हूं शिवम, है ना? मैंने क्लास में पैरेलल एडर बताया है कि नहीं बताया है? सर वो कंट्रोल लाइन वाला क्या बेटा? कंट्रोल लाइन थी ना, बेटा जीरो। कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है शिवम तुम्हारी। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है, कंट्रोल लाइन में क्या दिक्कत है? और पैरेलल एडर बताने के लिए मैंने कंट्रोल लाइन मैंने कहाँ बताई थी मैंने? आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है मुझे शिवम, एक बार शिवम फिर से बोलने की कोशिश करो बेटा, एक बार क्या बोल रहे हो? एक ही सर्किट में दोनों पैरेलल एडर और पैरेलल। हेलो हाँ शिवम अपना ईयरफोन निकाल दे 1 मिनट के लिए, तो शायद तेरे ईयरफोन में दिक्कत आ रही है, ईयरफोन निकाल के फिर बोल फोन पे तो क्लियर हो जाएगी शायद आवाज। सर, आपने एक ही सर्किट में पैरेलल एडर और पैरेलल सबट्रैक्टर बताए थे ना? बेटा वो मैंने सबट्रैक्टर बताया था उसी सर्किट में, क्या पैरेलल एडर भी मैंने, पैरेलल एडर के बारे में मैंने कोई बात नहीं की थी मैंने? सर किया था लेकिन आया। एक बार देखो बेटा, एक बार हाँ एक बार क्या कहते हैं, एक बार उसको देखो, मेरे जो इन लोगों ने रिकॉर्डिंग, प्रशांत वगैरह ने शायद इन लोगों ने चैनल पर रिकॉर्डिंग डाल दी है, एक बार बेटा फिर से उस लेक्चर को देखो, अगर वो नहीं समझ में आता तो मुझे बताना, फिर अगली क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है? मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मैंने बताया है उसमें, एक बार देखो तो भी वीडियो लेक्चर में, अगर वो नहीं समझ में आएगा यूट्यूब पर तो फिर मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है शिवम? ओके ओके ओके। चलो, तो सबसे पहले बेटा हम लोग शुरू करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में, जानते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट्स एक्चुअली होता क्या है। जनरल ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं मैं सीक्वेंशियल सर्किट का। व्हाट इज दिस अबाउट दिस? जरा एक मिनट, दिस सीक्वेंशियल सर्किट, दिस इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये पार्ट होता है सीक्वेंशियल सर्किट का। दिस इज मेमोरी एलिमेंट्स, दिस इज जनरली इनपुट,
This is your output, and this is one feedback path. को सिक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन अगर याद हो, what is the definition of sequential circuit? The output depends upon the present input combination and past outputs. बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज सिक्वेंशियल सर्किट। सर सिक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रेजेंट में इनपुट कॉम्बिनेशंस क्या हैं और पास्ट के क्या आउटपुट से उनको लेके मैं अपने फ्यूचर के डिसीजंस मैं लूंगा। तो जनरली रियल लाइफ में हम लोग जो डिसीजन लेते हैं वो भी ऐसे ही लेते हैं। हम आने वाले समय में क्या डिसीजन लेने वाले हैं या मैं आज की डेट में मैं क्या डिसीजन लेने वाला हूँ, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो आज की परिस्थिति में और पिछला मेरे साथ क्या हुआ है उसके ऊपर निर्भर करेगा। कोई मुझसे ये कहे कि भाई आज आप अपने आने वाले इस सेमेस्टर में आप कितनी पढ़ाई करेंगे, तो एक तो ये डिसाइड करेगा भैया कोरोना चल रहा है, भाई सब जगह एक तो भाई कोरोना चल रहा है, जीवन मौत का सवाल है, इसमें पढ़ाई थोड़ा करूंगा मैं। और दूसरा मुझे ये अपना पिछला सेमेस्टर देखना है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी हैं, पिछले सेमेस्टर मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए थे, सर ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अरे पिछले वाले सेमेस्टर मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स आ गए थे यार, कोरोना चल रहा है, वैसे पता है कि एग्जाम सब जनरल प्रमोशन होने वाला है, तो क्या इतना पढ़ के मैं करूंगा। तो कोई भी डिसीजन मैं लेने वाला हूँ फ्यूचर में तो मेरी इन दो चीजों पर डिपेंड करता है सर, एक तो पास्ट आउटपुट पे, एक प्रेजेंट इनपुट कॉम्बिनेशन में। तो इसीलिए डिजिटल लॉजिक डिजाइन में this combinational circuit is very important because combinational circuit is itself a part of a sequential circuit, but the main component and the most important part of digital system design is sequential circuits, because it also verifies, it also consider the past output conditions of their circuit design. This thing is clear or not beta? अब सर मुझे प्रेजेंट में पास्ट की चीज चाहिए, बेटा प्रेजेंट में अगर पास्ट की चीज चाहिए तो कुछ ना कुछ प्रेजेंट की जानकारी को पास्ट तक रखने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसको प्रेजेंट की जानकारी को फ्यूचर तक रखने के लिए कुछ तो एक एलिमेंट चाहिए। तो उसी चीज के लिए मैंने ये एलिमेंट लगाया, दैट एलिमेंट इज नोन एज मेमोरी एलिमेंट्स। ये मेमोरी एलिमेंट का काम ये है कि इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में का जो भी आउटपुट है, इस कॉम्बिनेशनल सर्किट का ये जो भी आउटपुट है उसको वो क्या करेगा, उसको वो यहाँ सहेज के रखेगा और आगे जाकर वो इसको वहीं इनपुट में लगाएगा। बात सही को समझ में आ रही है कि इस कॉम्बिनेशन सर्किट का अगर t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ये आउटपुट है तो इसका आउटपुट यहां भी मिलेगा, ये मेमोरी एलिमेंट इसको रखेगा कुछ देर के पास में, फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जाने के लिए मेमोरी एलिमेंट अपने इस आउटपुट को फिर से इनपुट में ला देगा। अब ये जो आउटपुट है ये किन चीजों पर डिसाइड कर रहा है, एक तो इनपुट पर डिसाइड कर रहा है, एक तो किस पर डिसाइड कर रहा है, ये इनपुट पर डिसाइड कर रहा है, और दूसरा ये जो मेमोरी एलिमेंट्स है जो पास्ट ये जो कुछ यादें जो आई हैं वो यादों के माध्यम में जो ये कॉम्बिनेशन सर्किट यूज करेगा और देन आउटपुट निकालेगा। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट कॉम्बिनेशन है, पास्ट आउटपुट एक्चुअली रियलाइज कैसे हो रहा है, इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मेमोरी एलिमेंट एंड वन कॉम्बिनेशनल सर्किट। इज दिस क्लियर? यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? ये चीज अभी तक सभी को क्लियर है? यहां तक तो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो दिस मेमोरी एलिमेंट आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ को बनाने के लिए कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज होगा। अब मैं फीडबैक, ये इतना जरूरी है फीडबैक बेटा कि इस पूरे फीडबैक की जो कहानी है, इस पूरे फीडबैक की जो कहानी है वो पूरे उसके लिए एक सब्जेक्ट की डिजाइन होता है, दैट इज कंट्रोल सिस्टम, जो 4th सेमेस्टर है मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा। वो सिर्फ फीडबैक के बारे में ही बात करता है कि भाई फीडबैक कितना जरूरी है।
अगर मैं तुम लोगों से कहता हूँ फीडबैक दो फीडबैक दो फीडबैक दो, क्यों फीडबैक मांगता हूँ कि मैंने जो प्रेजेंट में पढ़ाया उसकी जानकारी तुम मुझे तब तक नहीं दोगे, तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। जैसे बच्चों ने क्वेश्चन बताया कि सर बाइनरी मल्टीप्लायर हमको समझ में नहीं आया, दिस इज योर फीडबैक। ये तुमने मुझे बताया तभी तो मैंने आगे फीडबैक के लिए मैंने उस बाइनरी मल्टीप्लायर को मैंने 5 मिनट और दिए। अगर आप लोग फीडबैक नहीं देते तो मैं क्या करता, मैं डायरेक्टली मैं आगे बढ़ जाता। दैट्स व्हाई फीडबैक इज वेरी नेसेसरी। इसीलिए आज की डेट में हर एग्जाम में, हर सिलेबस में, हर कोर्स में फीडबैक इज वेरी मस्ट, कि वेदर जो आप दे रहे हैं वो बच्चे को मिल भी पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इसी तरीके से एक डिवाइस के अंदर भी यही चीज होती है कि आने वाले भाई डिवाइस आउटपुट भाई से मेरा सही काम कर भी रहा है कि नहीं काम कर रहा है। इसलिए फीडबैक इज वेरी नेसेसरी थिंग, और फीडबैक को देने के लिए यहाँ पर हमने मेमोरी एलिमेंट को लगाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज द मेमोरी एलिमेंट्स आर डिवाइसेस capable of storing binary information within them। ठीक है, अब मेमोरी एलिमेंट्स हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेमोरी एलिमेंट्स के बारे में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो सिक्वेंशियल सर्किट में हम पढ़ेंगे वो मेमोरी एलिमेंट्स को ही पढ़ेंगे। तो मेमोरी एलिमेंट्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फ्लिप फ्लॉप, अगली क्लास हमारा ये फ्लिप फ्लॉप शुरू होगा, काउंटर्स, और रजिस्टर्स, या कहूं तो शिफ्ट रजिस्टर, स्पेसिफिकली जो आपके सिलेबस में है ना बस शिफ्ट रजिस्टर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आने वाली क्लासेस मेरी जब भी हो उनको मिस मत कर देना क्लास को बेटा, वरना समझ में आने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और लाइव क्लास अटेंड करना। रिकॉर्डेड क्लास में क्या हो जाता है, कभी कभी कोई डाउट्स होती है वो हमारी क्लियर नहीं हो पाती है, तो कहो नहीं सर आप तो सर कोई दिक्कत नहीं सर, आप तो सर भले ही हम मिस कर देंगे लेकिन हम यूट्यूब पे जाके देख लेंगे बेटा, लेकिन जो डाउट्स है ना वो मैं दूर नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है, ये फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, रजिस्टर। सर समझ में तो मैं आ रहा था, किताब में देखा तो छोटी सी एक ट्रुथ टेबल दी हुई है, छोटा सा एक डायग्राम दिया, हम रट लेंगे सर उसको। बेटा रट लोगे बट समझ नहीं पाओगे। फ्लिप फ्लॉप की टेबल रट लोगे लेकिन काउंटर में किस तरीके से नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी वो नहीं समझ पाओगे, उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, चलो तो सर एक बात तो समझ में आ गई कि फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर पढ़ेंगे। सर हमें ये भी समझ में आ गया दिस इज अवर इनपुट, दिस इज अवर आउटपुट। तो सर ये मेमोरी के एलिमेंट के आउटपुट और इनपुट को क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं स्टेट्स। दिस इज हिज नेक्स्ट स्टेट, दिस इज हिज प्रीवियस स्टेट। ध्यान रखना बच्चे फ्लिप फ्लॉप काउंटर पढ़ लेते हैं लेकिन उनसे पूछो कि बेटा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है, और बोले सर आउटपुट है सर इसका ये। बेटा कोई फ्लिप फ्लॉप का कोई आउटपुट नहीं होता, मेमोरी एलिमेंट कोई आउटपुट और इनपुट नहीं होता। मेमोरी एलिमेंट की प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट होती है, प्रीवियस स्टेट या नेक्स्ट स्टेट होती है, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर मैं पॉइंट। द बाइनरी इंफॉर्मेशन stored in the memory elements at any given time defines the state of sequential circuit। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सिक्वेंशियल सर्किट की स्टेट क्या है, तो मतलब क्या मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं मेमोरी एलिमेंट के आउटपुट के बारे में बात कर रहा हूं। ध्यान रखना स्टेट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट मतलब मेमोरी एलिमेंट की स्टेट क्या होती है। तो व्हाट कैन आई से बेटा, मैं ये कह सकता हूं कि आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट इज ए फंक्शन ऑफ, किन किन चीजों का फंक्शन है आउटपुट सिक्वेंशियल सर्किट, एक तो एक्सटर्नल इनपुट का और मेमोरी एलिमेंट के फीडबैक पाथ का। उसको मैं क्या कह रहा हूं, स्टेट कह रहा हूं, मतलब प्रेजेंट स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स। अभी लग रहा होगा सर ये बार बार सर आप वही बात बता रहे, बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझ में नहीं आएगी, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे।
नेक्स्ट स्टेट ऑफ, या क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल और फिर नहीं बनते हैं, फिर कहते हैं सर कि सर हमसे न्यूमेरिकल बन जाता है सर, लेकिन थ्योरेटिकल एग्जाम क्वेश्चन में आता है ना सर तो हम उसको गलत कर जाते हैं सर, क्योंकि हमारी रटने की क्षमता कम है। बेटा रटना नहीं है, समझना है, समझने से क्वेश्चन बन जाता है। तुमने क्या कि तुमने उसको मैथमेटिक्स की तरह पढ़ा होता है सब्जेक्ट को, तो क्या होता है कि फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाता है, बट थ्योरी नहीं समझी होती है, जहां जहां बात समझने वाली बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा ये बात सभी को समझ में आ गई? चाहे आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट हो या नेक्स्ट स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट हो, दोनों ही चीजों पर डिपेंड करता है, एक एक्सटर्नल इनपुट पर डिपेंड करता है और एक प्रेजेंट स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट पर डिपेंड करता है। यहां तक बात सभी को बेटा क्लियर है? बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? बेटा दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? स्टेट का मतलब क्या होता है, मेमोरी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट का मतलब क्या होता है ना? ये तो सभी को क्लियर है ना यहाँ तक? चलो ओके, वेरी गुड। नाउ classification of sequential circuits। दो तरह के sequential circuits होते हैं। वन इज synchronous sequential circuit और there is one asynchronous sequential circuit। ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। It is a sequential circuit whose behavior can be changed या defined from the knowledge of its signal at discrete instant of time। मतलब सर ये सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट मतलब सर ये है कि इनके जो आउटपुट हैं उनकी वैल्यू या उनका बिहेवियर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद ही चेंज होगा। मैंने ये मान के चल लिया भैया कि सर कि हर एक सेकंड में मैं अपने सिक्वेंशियल सर्किट के आउटपुट को चेक करूंगा, उसके बिहेवियर को देखूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आपने डिसाइड कर दिया, या आपने एक आपने वहां पर क्लॉक लगा दी, घड़ी लगा दी आपने। तो वो घड़ी बेसिकली क्या करेगी, वो घड़ी बेसिकली ये डिसाइड करेगी हर एक सेकंड के बाद में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड पर जाके उस सिक्वेंशियल सर्किट का बेसिकली वो आउटपुट बिहेवियर चेंज होगा। अगर उसके बीच में मैं ये कहूं 2.5 सेकंड पे कि 4.5 सेकंड पे कि 5.5 सेकंड पे या 6.5 सेकंड पे, क्या मैं जाके चेक कर सकता हूं कि उसका बिहेवियर चेंज हुआ? नो। 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच में या 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में उनका जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है, जो उनका जो बिहेवियर है या उनका जो आउटपुट है या मेमोरी एलिमेंट का जो नेक्स्ट स्टेट है, दैट विल नॉट चेंज। बात सभी को समझ में आ रही है कि सर जो आपने इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो आपने टाइम ड्यूरेशन आपने डिसाइड किया हुआ है, उसके बीच में उनका ना तो आउटपुट चेंज होगा ना ही मेमोरी एलिमेंट का स्टेट चेंज होगा। वो जहां पर है वहीं तक ही मेंटेन रहेंगे। अगर मैंने ये कहा कि 2 सेकंड पे आके मेरे आउटपुट की वैल्यू 1 हो गई, तो वो 3 सेकंड पे आके ही उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन 2 से लेके मैं ये बोलूं कि मैं 2.4 सेकंड पे या 2.6 सेकंड पे या 2.7 सेकंड पे क्या उसका बिहेवियर चेंज होगा? नो, इट विल रिटेन इट्स स्टेट। दिस थिंग इज क्लियर? दिस इज सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं? इट्स बिहेवियर depends upon the order in which its
input signal change and can be affected at any instant of time। मतलब सर ये एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट तो इस तरह के सर्किट होते हैं कि वो तो तैयार बैठे हैं, आपने इनपुट की वैल्यू चेंज करी, आपने इनपुट की वैल्यू चेंज कर दो, अभी तुरंत हम आउटपुट चेंज कर देंगे, हम तो रेडी बैठे हैं बिल्कुल, जिस समय आप इनपुट की वैल्यू को चेंज कर दोगे उसी समय हम अपने आउटपुट की वैल्यू चेंज कर देंगे। लेकिन सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में ऐसा नहीं है। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में अगर आपने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लिया, मैंने अपने 2 सेकंड का टाइम मान लिया, तो अगर t इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 4 सेकंड पे मेरा आउटपुट कुछ आ गया, तो उसकी 2 सेकंड आने वाले 2 सेकंड के बीच में आप कितने भी इनपुट को चेंज कर लीजिए, वो अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगा। वो आउटपुट चेंज कब करेगा? वो आउटपुट चेंज सिर्फ तभी करेगा जब आपका जो पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट है या इंस्टेंट ऑफ टाइम है, जब वो डिफाइंड होगा। लेकिन एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में ऐसा कुछ नहीं होता। आप तो जब चाहें सर तब आप इनपुट की वैल्यू को चेंज करो, अपना आउटपुट आप ले लो। तो जब हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट और एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से इनको डिजाइन किया जाता है और किस तरीके से ये जो मैं बोल रहा हूँ ये पॉसिबल हो पाता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि सिंक्रोनस कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता, हमको तो डिजाइन करना है, हम कैसे डिजाइन करें इसको, तो वो बेटा मैं बताऊंगा किस तरीके से वो डिजाइन होगा। अब ये सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की जो मैंने बात की है वो किस तरीके से होगा, वो किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होगा, तो उसके लिए एक टाइमिंग डिवाइस इज यूज्ड, एक टाइमिंग डिवाइस कॉल्ड मास्टर क्लॉक जनरेटर। ये किसके लिए? सिंक्रोनस सर्किट के लिए इज यूज्ड which generates a periodic train of clock pulses, periodic train of clock pulses। बात सभी को समझ में आ गया कि सर आपने ये जो सीक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन बताई वो रियल में इंप्लीमेंट कैसे होता है? वो रियल में इंप्लीमेंट बेटा होता है विद द हेल्प ऑफ क्लॉक पल्स। एक क्लॉक पल्स लगाई जाती है, वो क्लॉक पल्स क्या होती है, उसको क्लॉक पल्स को कैसे जनरेट करते हैं, सब कुछ तो आपका ये थर्ड यूनिट में है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्लॉक पल्सेस होते हैं और कैसे सिर्फ क्लॉक पल्सेस पे ही किस तरीके से वो आपका जनरली उसका आउटपुट चेंज होगा। क्लॉक पल्सेस कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। तो जब तक आउटपुट की वैल्यू 1 होगी, ये क्या है, ये आउटपुट की वैल्यू 0 है, ये आउटपुट की वैल्यू 1 है, ये आउटपुट की वैल्यू 0 है, आउटपुट की वैल्यू 1 है, आउटपुट की वैल्यू 0 है, ये 1 है। तो इस अगर वो एज लेवल ट्रिगर्ड है, अगर आपका सीक्वेंशियल सर्किट अगर लेवल ट्रिगर्ड है, तो आउटपुट की वैल्यू जब तक 1 होगी तभी तक से वो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और जैसी वैल्यू 0 हो जाएगी तब तक वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, चाहे आप कितने भी इनपुट की वैल्यू को चेंज करते रहें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आधे पल्स के लिए आप इनपुट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट की वैल्यू चेंज होगी। आधे के लिए वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे आप कितने भी इनपुट को चेंज करें। ये सारी चीजें समझ में आएंगी। सर अभी नहीं समझ में आ रहा है ये क्लॉक पल्स क्या है? बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अभी तो शुरुआत है सीक्वेंशियल सर्किट की। हम एक एक करके सारी चीजों को इसमें देखेंगे। तो कल अगले क्लास में जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज फ्लिप फ्लॉप और लैच से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में हम लोग 4 तरह के फ्लिप फ्लॉप पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज एसआर फ्लिप फ्लॉप, इसको सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे डी फ्लिप फ्लॉप, एक हम लोग पढ़ेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप, और एक हम लोग पढ़ेंगे टी फ्लिप फ्लॉप। ऐसा कुछ बहुत बड़ा नाम नहीं है। डी मतलब डेटा फ्लिप फ्लॉप, टी मतलब टॉगल फ्लिप फ्लॉप, जे के कोई साइंटिस्ट है, जॉनसन है ऐसा कुछ नाम था, नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं क्या नाम था इनका, उनके नाम पे ये नाम पड़ा है फ्लिप फ्लॉप का। और फिर इनका इंटरचेंजिंग इस तरीके से ये आपस में डी से कैसे जेके बनाए, जेके से कैसे डी बनाए, एसआर से कैसे टी बनाए। जैसे नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ भी दे दो सर हम कुछ भी कर देंगे, ऐसे फ्लिप फ्लॉप में कुछ भी दे दो कुछ भी कर देंगे, लेकिन करेंगे चारों में से, चारों के अलावा और फ्लिप फ्लॉप कुछ नहीं होता। इन चारों में से चाहे मैं कुछ भी दे दूं, हम कोई से भी दूसरा बना के आपको पकड़ा देंगे सर। तो ये सारा फ्लिप फ्लॉप में हम लोग देखेंगे। आने वाले 2 लेक्चर्स मेरे हिसाब से फ्लिप फ्लॉप में आप लोग के लगेंगे। और एक बार सब चीजें मैं सारी क्लासेस आप टाइम पे अटेंड करते रहना, सब कुछ आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है।
तो ये फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों का टॉपिक रहेगा। और अब थोड़ा सा सीरियस हो जाना, अभी तक सब कुछ डिजिटल आसान था, कॉम्बिनेशन सर्किट थोड़ा इजी था, फ्लिप फ्लॉप में थोड़ा सा आप लोग का कॉन्शियस माइंड चाहिए होगा, ठीक है, आप लोग का कॉन्शियस माइंड चाहिए होगा, अनकॉन्शियस माइंड से ये फ्लिप फ्लॉप आपको समझ में नहीं है।